बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर बार नहीं होता कि उसकी मुट्ठी खाली हो। उसके उत्साह से जब वो बार बार गोता लगाता है तो एक दिन उसकी मुट्ठी में कुछ होता है। लेकिन अंतिम पैराग्राफ 2 करोड़ का, उसमें लिखा है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हम 90% आदमी जब असफल होते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते। हम उस असफलता से बचने के लिए यह सारा भार दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी खराब है, मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मेरे पे साथ नहीं देती, मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सारे दिमागदार नहीं है, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेला कमिटेड हूं, मेरी डाउनलाइन कमिटेड नहीं है। हम लोगों के ऊपर ये सारी बातें थोपने चालू करते हैं। लेकिन आज से ऐसा मत करना दोस्त। जब भी असफल हो तो अपने आप को ये बात स्वीकार करना कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी रह गई है। क्या लिखा है? ये लिखा है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कला। तो ये कविता, इस कविता में वो सारी बातें लिखी गई है जो आदमी को सफल बनाती है। धीरूभाई अंबानी जब उसकी डेथ हुई तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया, और 40 साल की एज में आप में से कोई आदमी उसे नहीं जानता था। और यही मैसेज है, जिंदगी में ये 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप किस पोजीशन में, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता यदि आपके सपने जीवित हैं तो। जिंदगी में ये 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं, मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहां है। आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन, आपका स्टेशन अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, और अगर आपको यह पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहां हैं। लेकिन 90% आदमियों की मंजिल खत्म हो जाती है 2-3 बार असफलताओं के बाद। जब आदमी 5,000 से सर्विस को चालू करता है, 10,000, 15,000, 20,000 तक पहुंचते पहुंचते उसे पता चल जाता है कि भैया ये करोड़ों रुपए के जो मैंने सपने देखे हैं ये सब झूठे हैं, मेरे शायद इस जिंदगी में पूरे नहीं होंगे, और अपने सपनों को चकनाचूर कर देता है और एक साधारण सी जिंदगी वो बिताने लग जाता है। और कब उसकी जिंदगी आउट हो जाती है उससे भी पता नहीं चलता। कब वो 90% आदमियों की श्रेणी में पता चल जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारी अपलाइन कहती है कि आप सब लोग अपने पिताजी और दादाजी का नाम जानते होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी आपके परदादाजी के पिताजी, उसके नाम को पूछने की मैं बात करूं तो लगभग 90% आदमी अभी फेल हो जाएंगे। 95-98% आदमी फेल हो जाएंगे, उन्हें उनके परदादाजी के पिताजी का नाम पता नहीं है। तो क्या यह एहसान फरामोश वाली बात नहीं है? जिसकी वजह से आप हैं उसी को भूल गए। मैं बात सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे भी पता नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे श्रेणी में थे। महात्मा गांधी की बात करें तो वो 4थी पीढ़ी में आते हैं आपके, महाराणा प्रताप की बात करें तो 20वीं पीढ़ी में आते हैं, बड़े बड़े रानी लक्ष्मीबाई से लगाकर मीराबाई तक अगर आप सबकी बात करें तो आपकी 25वीं, 30वीं, 50वीं पीढ़ी में आते हैं। फिर भी उनका नाम आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आपके दादाजी के नाम को भूल गए। जो आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगता उसे याद कर लिया, और जो रिश्ते में सब कुछ लगता है उसे भूल गए। सिंपल सी बात है। महात्मा गांधी ने कुछ किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ किया, महाराणा प्रताप ने कुछ किया, नाम याद है। हमारे दादाजी के दादाजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो क्या उसी श्रेणी में हम आना चाहते हैं? क्या उसी दौड़ में हम भी अपनी लाइन में लग जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज से वो जो आपने 16 साल की एज में सपने देखे हैं उसको फिर जीवित करो।
10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर वो आंख बंद करो, सोचो कि आपने 16 साल की एज में क्या देखा था, अपना सपना क्या बनाया था, अपना गोल क्या बनाया था, अपना टारगेट, और फिर खोल दीजिए उस टारगेट को। क्योंकि जब तक आप उस टारगेट को नहीं देखेंगे आपके अंदर शक्ति का संचार नहीं होगा। क्योंकि जिस आदमी का कोई टारगेट ही नहीं होता वो जिंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंचता। एक आदमी का टारगेट यहां से दिल्ली जाने का है, वो बस स्टैंड पर जाता है, दिल्ली की टिकट लेता है, दिल्ली की बस में बैठ जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन एक आदमी हमारी तरह जहां पर जाता है, डिपो पर जाकर, वहां पर बुकिंग पर जाकर कहता है, ये भाई साहब लो 100 का नोट और दे दो एक टिकट। वो पूछे कहां की, कहीं की भी दे दो भैया। तो क्या ये हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है कि हम कह रहे हैं कहीं की भी टिकट दे दो, कहीं पर भी पहुंचा दो? कहां पहुंचा दें, कितने सक्सेस आपको कर दें, किस लेवल को आप पाना चाहते हैं? और जब तक आपका गोल, आपका टारगेट आपके सामने नहीं है, आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि बिना टारगेट के तो एक कदम को आप नहीं रख सकते, लेकिन पूरी जिंदगी को बिना टारगेट के बना रखा है। जिन लोगों ने फ्रंट लाइन में बैठने का टारगेट बनाया वो वक्त से पहले आ गए। जिन लोगों ने पीछे बैठने का टारगेट बनाया वो फिक्स टाइम पर आ गए। जिन लोगों ने खड़े रहने का टारगेट बनाया वो 1 घंटा लेट आए। जिसने जैसा टारगेट बनाया उसी टारगेट के अनुसार वो यहां पहुंच गए। और ठीक हमारी पूरी जिंदगी में हमारे साथ यही होता है कि उस टारगेट को पूरा करने के प्रति हमारी तैयारी क्या है, हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके ऊपर हमारे टारगेट पूरे होते हैं। लेकिन 750 की सर्विस को मैं करने लगा, जिंदगी के हकीकत का सामना हुआ। उस समय मैं इन बातों पे नहीं सोचता था, क्योंकि मैं भी एक जनरल आदमी की तरह उस जीवन को जी रहा था। मुझे लगा था कि भैया ये सपने छोड़ दो, सपने देखना बंद कर दो, ये हमारे बस की बात नहीं। 11 महीने तक काम किया 750 की सर्विस में। 11 महीने बाद मैंने सोचा, एक दिन रात को उठकर मेरे अंदर एक संचार आया और मैंने अपने दिमाग से पूछा। मैं अपने दुनिया में सबसे बड़ा मित्र अपने दिमाग को मानता हूं, दुनिया पड़ोसी को मानती है। लेकिन आज से जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, लोगों से मत पूछना कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है। जब अपना मन शांत हो तो अपने ही दिमाग से पूछना कि इस चीज का हल क्या है। क्योंकि दुनिया में जो आपका दिमाग आपको राय दे सकता है, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उस तरह की राय आपको नहीं देता। लेकिन जरूरत क्या है कि आपका दिमाग उस समय शांत हो। अगर आप गुस्से में किसी क्वेश्चन का आंसर आप पूछेंगे तो उल्टा सीधा आंसर देगा। मन शांत हो। रात को 11:30 बजे 12 बजे उठने के बाद मैंने अपने दिमाग से पूछा, भैया क्या मुकेश कोठारी तू 750 के लिए पैदा हुआ है? दिमाग ने कहा नहीं भैया, तू 750 के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुझे कुछ और करना है। उस दिन पता नहीं क्या ताकत मेरे अंदर आई कि मैं अगले दिन जब ऑफिस गया तो सबसे पहले मैंने अपने 4 साथियों को मेरे पास बुलाया और मैंने कहा, भैया मैं 750 के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं ये सर्विस छोड़ने वाला हूं, कुछ और करने वाला हूं। जोश जोश में ये बात मैंने अपने साथियों को बता दी। मेरे साथी मेरे सामने मुस्कुराए और उनमें से एक साथी ने मेरे बॉस को यह बात बता दी। मेरे बॉस ने मुझे चेंबर में बुलाया, पसीने निकल गए क्योंकि अब हकीकत की बात होने वाली थी। क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये पूरा मेरे सामने रेजिग्नेशन लेटर आएगा। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि मुकेश जी, कुछ लोगों के जरिए पता चला कि आप इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। मैं न हाँ बोल पाया न बोल पाया, क्योंकि अब हकीकत का सामना था। लेकिन मेरा बॉस मुझे क्या कहता है कुछ ही सेकंडों के बाद, उसने कहा नहीं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। हमारी कंपनी में आपके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है और हमने ऐसा सोच लिया है कि अगले महीने से हम आपको 500 रुपए का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। मैं डर रहा था और काम हो गया उल्टा। अब मैंने फिर क्वेश्चन किया अपने दिमाग से, बता दिमाग, अब तुझे सर्विस छोड़नी चाहिए? तो दिमाग कहता अब कर, 500 का लग गया। फिर करने लगा, फिर 11 महीने तक 1250 में काम किया। फिर ऐसी बात उपजी, फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, फिर उसने बॉस को बताया, बॉस ने फिर मुझे 1000 का इंक्रीमेंट दे दिया। और यूं कहे तो जब जब भी मैं कुछ सोचता था अपनी जिंदगी के बारे में, तब तब मुझे 1000 रुपए का इंक्रीमेंट दिया जाता था। और यूं अगर सही शब्दों में बात करें तो मेरी जिंदगी का अब अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन रहा है तो मेरी सर्विस में मेरा इंक्रीमेंट, जो मुझे न तो जीने देता था और न ही मुझे उस क्षेत्र में मरने देता था। जब भी मैं कुछ करने की सोचता था मुझे 1000 रुपए के इंक्रीमेंट से थोपा जाता था। क्योंकि मैं कुछ एक ऐसी सनसनीखेज बात बताने वाला हूं जो अब तक दुनिया के किसी भी लीडर ने स्टेज से नहीं बोली है, मैं बोलूंगा। लेकिन मेरा आज मैसेज ये नहीं था होगा कि आप जो भी सर्विस करते हैं छोड़ देना। नो, ये मैसेज नहीं है मेरा। मेरे मैसेज को समझना, सर्विस
हमेशा वो इंसान करता है जिसका अपना खुद का कोई टारगेट नहीं होता, इसलिए वो अपने बॉस के टारगेट के लिए काम करता है, क्योंकि उसका बॉस का बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो अपने पूरे जीवन हम अपने बॉस के टारगेट को पूरा करने में लगाते हैं। जब भी हमारे बॉस को यह पता चलता है कि ये मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, तो जब भी आप छोड़ते हैं कि मैं छोड़ूंगा, तो आपको 1000 रुपए के इंक्रीमेंट से नवाजा जाता है। तो नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि अगर आपको 10,000 रुपए सैलरी मिलती है तो सीधा सीधा आप 1 लाख के आदमी हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया का कोई भी एम्प्लॉयर आपको 10,000 की सर्विस जब भी देगा जब वो 1 लाख का आदमी है, तभी तो 90% उसका प्रॉफिट होगा। अगर आप 10,000 के आदमी हैं और 10,000 ही सैलरी देगा तो बताइए घाटे का सौदा नहीं है। आप खुद 1 लाख रुपए के आदमी हैं, इसलिए आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि आपका बॉस का बड़ा टारगेट है। उसे पता चल जाता है कि अगर ये चला गया तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, और वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बार बार इंक्रीमेंट आपके सामने रखता है। और मेरे सामने भी ठीक 8 साल तक इस तरह के इंक्रीमेंट रखे गए, और यूं कहे तो मेरी पूरी जिंदगी को एक बंजर जिंदगी बना दी, जो न सोचने लायक था न करने लायक था। जब भी कुछ सोचता था इंक्रीमेंट लगता था। 27 साल की एज हुई, उस कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना, कंपनी की तरफ से गाड़ी, कंपनी की तरफ से वो सारे अलाउंस मुझे मिले। लेकिन 27 साल की एज में जब ये सफलताएं छोटी छोटी मुझे मिली, तो यूं कहें कि मेरी जिंदगी को लकवा लग गया। हमारी अपलाइन कहती है परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं, आप परिपूर्ण हैं, तो समझ लो आपको लकवा लग गया है, आपको पैरालिसिस हो गया है। तो 27 साल की एज में जब इतनी अच्छी सैलरी मुझे मिलने लगी, तो मैंने लोगों की बातों को सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी तो मैं हूं। मैं अपने फादर की बात सुनने के लिए मना कर देता था, मैं अपने भाइयों की बात सुनने के लिए मना कर देता था, मैं अपने दोस्तों की बात को नहीं मानता था, क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड और एक ईगो आ गया था कि मुकेश कोठारी तू एक सक्सेसफुल इंसान है, तुझे दुनिया क्या समझा सकती है। खास तौर से ये जो लकवा है 2-3 तरह के आदमियों को लगता है, और आप में से अगर किसी आदमी को यह लकवा है तो आज ही खत्म कर लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा ये 3 तरह के लकवे होंगे। पहला होता है एजुकेशन का लकवा, एजुकेशन का पैरालिसिस। जब एक आदमी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो कम पढ़े लिखे आदमी को वो कुछ समय के बाद पागल समझना चालू कर देता है। एक डॉक्टर को जब एक जनरल इंसान कोई बात करता है तो वो कहता है कि अच्छा तू समझाएगा मुझे। क्यों भाई, जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव उसके पास नहीं हो सकता जो डॉक्टर के पास नहीं है? हो सकता है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता उसको। एक ज्यादा पैसे वाले कम पैसे वाले की बात नहीं सुनता, और एक ज्यादा सम्मान का अधिकारी कम सम्मान वाले की बात नहीं सुनता। 3 तरह के लकवे पाए जाते हैं। मेरे पास भी वो एक तरह का लकवा आ गया, पैसों वाला। मैंने लोगों की बात को सुनना बंद कर दिया, और 8 साल तक मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मैं उसी तरह से एक बंजर जमीन में अपने जीवन को यापन कर रहा था। कहने को मैं बॉस था उस समय, 27 साल की एज में 80 आदमियों का मेरा स्टाफ था मार्केटिंग का, उनका मैं बॉस था। कहने को मैं उस समय भी सूट पहनता था, कहने को उस समय भी टाई लगाता था, उस समय भी लोग बाग मुझे बॉस कहकर बुलाते थे, लेकिन मैं इस फालतू के घमंड में चूर था। सतीश पंडित, ग्रेट लीडर, उसके बारे में उन्होंने एक कविता में लिखा कि तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, आराम कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, यानी आप जो हैं अभी सिर्फ आप बाहर से बता रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मैं आराम में हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं करोड़पति हूं। आप सिर्फ बाहर से शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं, यह हम खुद जानते हैं। हमें पता है कि जो हमारे सपने हमने देखे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे पूरा होने वाला नहीं है। मिस्टर गेटे ने लिखा है कि एक सर्विस क्लास आदमी जिंदगी भर करोड़पति नहीं बन सकता, और नहीं बनता क्योंकि वो अपनी जिंदगी का 50% पैसा तो करोड़पति दिखने में खर्च करता है। वो सिर्फ दिखाना चाहता है कि मैं करोड़पति हूं, इसलिए वो कभी करोड़पति बनता ही नहीं। वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी को जीना चाहता है, और मैं भी उस समय दिखावे की जिंदगी, कहने को बॉस, लेकिन यूं कहे ना
तो हालत क्या थी इस बॉस की मैं बता दूं। एक सर्विस क्लास आदमी की जिंदगी की हालत क्या होती है, एक महीने में 4 सप्ताह। पहले सप्ताह जब सैलरी मिलती है तो एक सर्विस क्लास आदमी किंग होता है, एक राजा होता है। जब वो 1 से 7 तारीख तक उसके पास पैसा होता है तो ये 1 से 7 तारीख उसकी निकलती है खुशी खुशी, वो किंग ऑफ द वर्ल्ड, पैसा उसकी जेब में, वो लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन जब दूसरा सप्ताह आता है 7 से 14, तो खुशी खुशी राजी खुशी में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आधा पैसा खत्म हो चुका होता है। अब ज्यादा ना दुख रहता है ना खुशी रहती है। लेकिन जब एक सर्विस क्लास आदमी की जिंदगी में तीसरा सप्ताह आता है, 3rd वीक, तो खुशी खुशी राजी खुशी के बाद कसाकसी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि तीसरे सप्ताह 80% गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी जिंदगी को कसाकसी में जीते हैं और फिर वो 1 तारीख आने का इंतजार करते हैं। हर खर्चे को वापस 1 तारीख पे डालना चालू करते हैं। पत्नी बोलती है कि बच्चों की फीस भरनी है, तो पति बोलता है 1 तारीख को भरेंगे ना। कोई भी खर्चा वापस 1 तारीख के ऊपर, और जब तक वो 1 तारीख आती तब तक 50% की बैलेंस शीट वापस बन जाती है। लेकिन चौथा सप्ताह एक सर्विस क्लास आदमी की जिंदगी में आता है तो कसाकसी फाका कसी में तब्दील हो जाती है। उस समय 80% गवर्नमेंट कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी अपनी जिंदगी को एडजस्ट करते हैं, अपने कुलिक से 100 की नोट उधार मांगते हैं। 100 देगा, 1 तारीख को दूंगा। फिर वो वापस 1 तारीख की तरफ आना चालू करता है। ये मैं सबकी बात नहीं, 80% की बात कर रहा हूं। जो लोग अपने आप को मैनेज करते हैं वो कैसे कैसे जिंदगी को जी लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन 80% आदमियों का हिंदुस्तान में हाल है। 10,000 सैलरी मिलती है, पोस्टमार्टम करके बता दूं मैं आपको, 80% गवर्नमेंट कर्मचारियों ने कोई ना कोई लोन ले रखा है। हिंदुस्तान के आंकड़े 80% लोन ले रखा है। 10,000 की सैलरी 5,000 लोन में कट जाता है। कितना बचा? अब 5,000 में क्या क्या खर्चे में बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन वो रखता है तभी तो करोड़पति दिखेगा। टेलीफोन, एक मोबाइल की चिप जिसको 100 रुपए देकर चार्ज करवाता रहता है, वो खर्चा। बच्चों की फीस, बच्चों की किताबें, इंडियन कल्चर और छोटा मोटे जो संस्कृति हमारी होती है उस पर जो खर्चा होता है। उसके बाद बचता है खाली डब्बा। और एक गवर्नमेंट कर्मचारी पूरी जिंदगी भर एक लोन पे जो मकान बनाता है उसको देखते देखते पूरी जिंदगी को आउट कर देता है। और जिंदगी के अंतिम समय तक तो केवल एनओसी के सर्टिफिकेट आते हैं कि लोन चुक गया, जिंदगी का कोई सपना पूरा नहीं होता। ये 80% आदमियों की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया। अंदर से खोखला इंसान, अंदर से तो पता था कि पत्नी को कभी 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लायक ये लड़का नहीं था। 3 स्टार होटल में खाना नहीं खिला सकता था। जब किसी होटल में खाना खाने जाता था तो मेनू कार्ड को गौर से देखता था बाईं तरफ, क्योंकि बाईं तरफ रेटें आती थी। जब मेनू कार्ड को ऊपर से लगाकर नीचे तक देखा जाता था, नीचे की तरफ जब रेटें बढ़ती थी तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। पत्नी की तरफ देखकर बोलता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस पत्नी की उंगली नीचे तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे काजू करी आती है जो 370 रुपए की प्लेट है, ये देने की ताकत मेरे पास नहीं थी उस समय। भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता था, प्रार्थना कि रुक जाओ, ये उंगली यहीं पर रोक दो। लेकिन कभी कभी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती और असली जिंदगी की परीक्षा होती। इस तरह से उबड़ खाबड़ वाली जिंदगी को जीता था। इधर से फुटबॉल मारा जा रहा था, इधर से बैट से बल्ला मारा जा रहा था। जिंदगी चलती जा रही थी। कहने को मैं बाहर तो करोड़पति दिखता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब पत्नी कहती थी कि साड़ी दिलाकर लाओ, या किसी होटल में खाना खाएंगे, या आज घूमने जाएंगे, या पिकनिक मना के जाएंगे, तो माँ बाप भी खुश, बच्चे खुश, पत्नी खुश, क्योंकि बोस की पत्नी है, बोस के माँ बाप हैं। सारे लोग सीना तान कर चलते थे। लेकिन एक अकेला इंसान में होता था जो सब लोग सीना तान कर उम्र ढीला ढीला पीछे चलता था। लेकिन दिखावा इतना था कि पत्नी और बच्चों के सामने भी मैं दिखावा करता था। मेरी पत्नी जो ही पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती थी मैं कड़क हो जाता था, लेकिन अंदर से खोखला इंसान था। और कभी कभी हम मर्द लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी को हमने समझा दिया,
आप गलतफहमी में जी रहे हैं भैया। आपकी पत्नी आपसे समझी नहीं है, वो ये समझ गई है कि बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता। कभी गलतफहमी में मत रहना कि आपने अपनी पत्नी को कन्विंस कर दिया है। वो जानती है कि अब इस जिंदगी में इस आदमी के सामने मैंने पल्लू बांधा है, पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी, यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस 10,000 की सैलरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जब आप बच्चा कहता है ना कि क्रिकेट का बैट लेकर आओ, तो आप सोचें कि 90% चांस में झूठ बोल देते हैं अपने पिताजी कि बच्चे दुकान बंद हो गई थी। अरे खाक दुकान बंद हो गई थी, थोड़ा झांक कर देखो कि क्या बंद हो गया था आपका। और ठीक ये जिंदगी मेरी चलती थी, दिखाने की जिंदगी, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और।